हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में मैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड एमटीएचआर का प्रीवियस ईयर पेपर 2021 डिस्कस करने वाली हूँ। ये पेपर एमटीएचआर का है जो कि 2021 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड एमटीएचआर का सिलेबस है पेपर कोड 55 की तरह है। नेट यूजीसी नेट पेपर कोड 55 का जो सिलेबस है बिल्कुल वही सिलेबस एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का भी है। तो फ्रेंड्स, हमारे एप्लीकेशन पे यूजीसी नेट पेपर कोड 55 का कोर्स अवेलेबल है जिसे आप ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और एक सेपरेट एनबीसीसी का टेस्ट सीरीज है, उसे भी आप ज्वाइन कीजिए और प्रिपरेशन अपना शुरू कर दीजिए। आई एम संगीता सिंह। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो फ्रेंड्स देखिए, अब पेपर हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। ये पेपर 11 जुलाई 2021 को हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप डेट देख पा रहे हैं 11 जुलाई 2021। और जो क्वेश्चंस है इसमें टोटल 90 क्वेश्चंस है एचआर के एंड 30 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के हैं, मतलब नॉन टेक्निकल है। तो मैं आपको यहाँ पे चलिए स्टार्ट करती हूँ। हम एचआर के क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ डैश इज टू टीच थियोरेटिकल कंसेप्ट्स एंड डेवलप अ सेंस ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट। तो ऑप्शंस देखिए क्या है, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, टीचिंग एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, किसका पर्पस है टू टीच थेरोटिकल कंसेप्ट्स। तो हम एजुकेशन के थ्रू, द पर्पस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू ही हम थेरोटिकल कंसेप्ट्स पढ़ते हैं और फिर हम अपना रीजनिंग या जजमेंट उस पर डेवलप करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एजुकेशन, ऑप्शन डी। Second is, in case of retrenchment, workers is entitled to dash month notice or notice pay in lieu of notice। तो अगर कोई एम्प्लॉयर किसी वर्कर को रिट्रेंच करता है, जॉब से निकालता है, ठीक है, आपको पता है ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट, ठीक है, तो रिट्रेंचमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। अगर वर्कर को रिट्रेंच करते किसी इंडस्ट्री से, किसी कंपनी से, तो वो किसके लिए एलिजिबल है, तो 1 मंथ नोटिस के लिए, एडवांस नोटिस के लिए एलिजिबल है। अगर 1 मंथ उसे नोटिस नहीं मिलता है, 1 महीने पहले अगर उसे नहीं बताया जाता है, तो 1 महीने पे के लिए वो एलिजिबल है, उसे 1 महीने का पे दिया जाएगा आफ्टर नोटिस। तो ये होगा इसका सही आंसर D1, राइट। नेक्स्ट इज, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज, क्या है, science, an art, a science as well as an art, none of the above। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, जैसे हम मैनेजमेंट बोलते हैं इट इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज ऑल्सो अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साइंस एज वेल एज एन आर्ट। Fourth, what is the natural perception of people on the process of recruitment and selection? तो नेचुरल परसेप्शन लोगों का क्या होता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में, रिक्रूटमेंट और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस, नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नन ऑफ द अबव। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कर रहे हैं, इट मीन्स क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया जा रहा है, तो पॉजिटिव हो गया। बट इसका अदर मीनिंग ये भी निकलता है क्योंकि कैंडिडेट्स को रिजेक्ट भी किया जाता है, तो रिजेक्ट होता है वो भी किसके थ्रू होता है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस में रिजेक्शन भी होता है। बट यहाँ पे कॉमन परसेप्शन, नेचुरल परसेप्शन क्या है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का, कि इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, प्रोसेस क्या है उसका, वहाँ पे वर्क परफॉर्म किया जाता है, बट वर्क को भी कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और ग्रुपिंग्स की जाती है। उसको जो जॉब होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है एंड ग्रुप होता है। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट, ठीक है। फिर डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। अब ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट हायरार्कियल लेवल होता है, तो वर्क कैसे परफॉर्म किया जाता है, एक की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी है वो क्या करता है, अपना
जो डेलीगेट करता है अपने लोअर जो सबॉर्डिनेट्स है उनको डेलीगेट करता है वर्क, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको वर्क एलोकेट किया जाता है। तो ये वाला भी आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2, ठीक है। सी इज द ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड फॉर रिक्रूटमेंट्स। लीस्ट एक्सपेंसिव, देखिए रिक्रूटमेंट इज द कॉस्टली मेथड, मतलब उससे क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। रिक्रूटमेंट जो है वो कंपनीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है, क्योंकि कॉस्ट उसमें लगता है। तो लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड हमें यहाँ पे बताना है। कंसल्टेंट्स, कैंपस प्लेसमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वॉक-इन्स, राइट-इन्स एंड टॉक-इन्स। अब इसमें देखा जाए तो लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड हमारा क्या होगा, वॉक इन होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कैंडिडेट को कॉल किया जाता है डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए। कंसल्टेंसी के थ्रू करते हैं तो क्या होता है कि जो कंपनी है और जो कंसल्टेंट्स है या फिर कंसल्टेंसी है उनके बीच एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो उसमें भी एक्सपेंडिचर होगा, वो भी एक्सपेंसिव मेथड होगा। फिर कैंपस प्लेसमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी कॉलेज के थ्रू एग्रीमेंट होगा, वो भी एक्सपेंसेस होंगे उसमें भी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी उसी की तरह हुआ, कंसल्टेंट्स की तरह ही हुआ। तो जो लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड होगा वो क्या होगा, वॉक-इन्स, राइट-इन्स एंड टॉक-इन्स, मतलब डायरेक्टली कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, खुद कैंडिडेट जाएगा इंटरव्यू देने के लिए। तो इसमें लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड में ये आएगा, सो आंसर विल बी डी। 7th अब देखते हैं, विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट कंपनसेशन। इनडायरेक्ट कंपनसेशन का कौन सा पार्ट इसमें नहीं है, कौन सा ऑप्शन इनडायरेक्ट कंपनसेशन का पार्ट नहीं है। तो इनडायरेक्ट कंपनसेशन मतलब क्या होता है, नॉन मॉनेटरी कॉम्पनसेशन है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स को हम इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन बोलते हैं, जिसमें मनी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इंश्योरेंस, जो कि इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन का हिस्सा है। पेड लीव जो है वो भी इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन है। कन्वेंस जो है वो भी इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन है। मेडिकल असिस्टेंस में क्या होता है कि हम कैसे मेडिकली असिस्ट कर रहे हैं, इट मीन्स कि डायरेक्ट वहाँ पे कैश का लेन देन हो रहा है, तो इट्स अ डायरेक्ट कॉम्पनसेशन, ठीक है। मेडिकल असिस्टेंस मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन का पार्ट नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन पेपर देख के कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है और किस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 अटेंड करते हैं। डैश इज द फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू लर्निंग। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वन इज ट्रेनिंग, सेकेंड भी ट्रेनिंग दिया हुआ है, थर्ड इंस्ट्रक्शन दिया है एंड फोर्थ इज नॉन ऑफ द अबव। अब देखिए इसमें आपको एक एरर भी दिख रहा होगा कि 2 ऑप्शन में ट्रेनिंग है। तो इस केस में पेपर में क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं और 2 ऑप्शन दिया हुआ है, तो जिन्होंने अटेम्प्ट किया है गलत भी अगर उनका आंसर है तो उनको मार्क्स मिल जाता है, जिसे हम ग्रेस मार्क बोलते हैं। बट कंडीशन है कि वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है तो, ठीक है। जिसने नहीं किया है तो उसको ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा। तो ये गलती जो हुई है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो भी बोलिए, ये उनके तरफ से ही गलती हुई है, तो वो कैंडिडेट को ग्रेस मार्क इसमें देंगे। अब हम आते हैं आंसर पे। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रेनिंग, ठीक है। अब ये ऑप्शन ए हो या बी हो, जो भी कंसिडर करें, बट ट्रेनिंग इज द करेक्ट आंसर। ट्रेनिंग इज द फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू लर्निंग। तो ट्रेनिंग के थ्रू हम लर्निंग करते हैं, हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, उससे हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीईओ शुड बी लीडर्स विद विजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, the ability to motivate, business acumen, all of the above। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो चेयरपर्सन्स होते हैं, सीईओ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो क्या होना चाहिए, उनमें क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, उनका विजन होना चाहिए, फ्यूचर विजन होना चाहिए, मोटिवेट करे वो अपने एम्प्लॉयज़ को, स्टेक होल्डर्स को, बिजनेस एक्यूमेन होना चाहिए, बिजनेस क्वालिटीज़ उनमें होना चाहिए। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस तरह से लॉजिकली सोचना है और आंसर करना है। ज़रूरी नहीं कि जो दिख रहा है एक ही आंसर होगा, उसके आप ऑप्शंस पढ़िए और ऑप्शंस में से जो करेक्टली मैच हो रहा होगा
इसमें आप रिजेक्शन वाला मेथड भी यूज करते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं है इसमें से उसको तो पहले हटाइए, और जिसमें आपको डाउट लग रहा है दो ऑप्शन उसमें से जो परफेक्ट होगा वो आंसर होगा। तो पेपर सॉल्व करते टाइम खासकर जब एमसीक्यूज करते हैं तो रिजेक्शन मेथड भी आपको रिजेक्शन मेथड यूज करके भी आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 10, द पुअर क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन विल मीन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन डैश एंड सुपरविजन। द पुअर क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन विल मीन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन डैश एंड सुपरविजन। अगर आप सिलेक्शन सही नहीं करते हैं, ठीक है, कोई कैंडिडेट रिक्रूटमेंट के थ्रू सिलेक्शन जब करते हैं और आप सही कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली जो कंपनी के जो ट्रेनिंग पार्ट होगा ना, ट्रेनिंग और सुपरविजन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग में उसको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। इसलिए देखिए, जब कोई स्पेसिफिक जॉब या कहीं पे भी वैकेंसी निकलती है और एक्सपीरियंस वो लोग मांगते हैं तो पर्टिकुलर लिखा रहता है कि इस फील्ड का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 और 2 ईयर्स और 3 ईयर्स एज पर दी पोस्ट दे हैव गिवन इन द एडवर्टीजमेंट। तो वो क्यों देते हैं कि ऑलरेडी बंदा सीख के आया रहेगा तो उसकी ट्रेनिंग पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो अगर कैंडिडेट सही नहीं है, राइट नहीं है, तो उसकी ट्रेनिंग पे कंपनी को खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर पुअर क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन है, सिलेक्शन सही नहीं है, तो ट्रेनिंग का अल्टीमेटली कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। रिक्रूटमेंट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ डायरेक्टली सिलेक्शन की बात हो रही है, मतलब रिक्रूटमेंट हो चुका है। वर्क क्वालिटी तो बात की बात है, ठीक है, पहले तो सिलेक्शन के बाद हम ट्रेनिंग देते हैं, और तो आंसर इज ट्रेनिंग। Now next question, question number 11, what is the first step in the appraisal process? तो ऑप्शंस क्या है? डिफाइनिंग द जॉब, गिविंग फीडबैक, मेकिंग प्लान्स टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग द अप्राइजल टूल। तो अप्राइजल प्रोसेस में क्या होता है? पहले तो जॉब डिफाइन किया जाता है कि कौन सा जॉब परफॉर्म करना है कैंडिडेट को, देन उसके बाद वो परफॉर्म करता है तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड फिक्स है उसके बेसिस पे उसका जो है परफॉर्मेंस इवेलुएट किया जाता है। तो अगर एक 4 ऑप्शन में देखेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा अप्राइजल प्रोसेस का? डिफाइनिंग द जॉब, देन गिविंग फीडबैक कब दिया जाएगा? जब उसको पूरा अप्राइजल हो जाएगा तब उसको फीडबैक दिया जाएगा कि अच्छा तुम्हारा क्या डेवलपमेंट है, तुमने क्या काम किया, कैसे किया और इसको कैसे इम्प्रूव करना है। तो गिविंग फीडबैक तो पहला होगा ही नहीं। मेकिंग प्लान्स टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग कब दिया जाएगा? जब उसके अप्राइजल करने के बाद कुछ शॉर्टकमिंग्स होंगे, उसके आउटकम जैसे आएंगे उस हिसाब से उसको प्रोवाइड किया जाएगा ट्रेनिंग। एडमिनिस्ट्रिंग द अप्राइजल टूल, और कौन से अप्राइजल टूल यूज करने हैं? अप्राइजल मेथड्स बहुत सारे हैं, ठीक है, मॉडर्न भी मेथड है, हिस्टोरिकल मेथड्स भी है, तो कौन से अप्राइजल टूल यूज करना है? तो सबसे पहले इन ऑप्शन में से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप जो है डिफाइनिंग द जॉब होगा, पहला वाला होगा। Now question number 12. Dash express the relationship of applicants input to outputs at various decision points. तो कहीं पे भी relationship applicant input to output तो उसका आंसर होगा yield ratio. Yield ratio है output ratio. ठीक है, तो कहीं कुछ भी नहीं सोचना आपको, इन ऑप्शन में से पहला होगा yield ratio. Relationship between applicant to inputs to outputs. Now question number 13. Dash is the process of differentiating between applicants in order to identify and hire those with a greater likelihood of success in a job. तो क्या है? एप्लीकेंट्स जो है उनको डिफ्रेंशिएट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी, उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन जॉब में सक्सेस कर सकता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिलेक्शन। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उन एप्लीकेंट्स में से आइडेंटिफाई करना कि हु विल बी ग्रेटर, हु हैज अ चांस ऑफ लाइवलीहुड ऑफ सक्सेस इन अ जॉब। तो क्या होगा? आंसर इज सिलेक्शन। ट्रेनिंग तो वो सबको, उसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन वाला प्रोसेस नहीं होता, ऐसे कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करके ट्रेनिंग दी जाती है जिन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, तो वो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो होगा सिलेक्शन। Next question is question number 14. Dash processing is considered as the classical method of processing data. तो देखिए, डेटा प्रोसेस करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसमें ग्रुप है, रियल है, बैच है, सीक्वेंस है। ठीक है, जो ग्रुप में डेटा को प्रोसेस करते हैं तो ग्रुप के नाम से है। रियल में जो होता है तो क्या होता है? स्मॉल टाइम पीरियड में किया जाता है या फिर रियल टाइम मोड में किया जाता है तो उसको रियल कहते हैं। बैच में जो प्रोसेसिंग होती है विद इन अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ हाई वॉल्यूम, जो डेटा है उसको बैच में प्रोसेस करते हैं, थोड़े थोड़े बैचेस बना के, तो उसे बैच बोला जाता है। और सीक्वेंस जो होता है वन आफ्टर दी अनदर, एक बैच हुआ देन सेकेंड बैच हुआ इन अ स्पेसिफिक टाइम स्पेन, तो उसे सीक्वेंस में बोला जाता है। लेकिन क्लासिकल मेथड जो है वो है बैच प्रोसेसिंग है।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके प्रिंसिपल बहुत सारे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी होगा, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफिशिएंसी, डेलीगेशन। तो अगर ये ऑप्शन देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन भी होता है, बैलेंस भी होता है एंड कॉम्प्लेक्सिटी भी होता है। जो ऑप्शन है पहला वाला प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, ये नहीं होता। ठीक है, दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आंसर होगा आपका ए। राइट, next question is compensation is a dash approach to providing monetary value to employees in exchange for a work performed। तो compensation क्या है? बिल्कुल सही है कि मॉनेटरी वैल्यू दिया जाता है। जो एम्प्लॉयज काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में, तो उसके एक्सचेंज में जो उन्हें मॉनेटरी वैल्यू दिया जाता है उसे कॉम्पनसेशन बोलते हैं। जैसे कि सैलरी दी जाती है, रेम्यूनरेशन, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन, रिवॉर्ड दी जाती है। लेकिन ये क्या है? दिस इज अ सिस्टमेटिक, नॉट क्लासिकल अप्रोच, नॉट ट्रेडिशनल अप्रोच, नॉट मॉडर्न अप्रोच। दिस इज सिस्टमेटिक अप्रोच, सिस्टमेटिकली किया जाता है, जो उसके काम है उसको मॉनेटरी वैल्यू दी जाती है इन एक्सचेंज। तो आंसर इज सिस्टमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, while evaluating dash jobs where nature of work is difficult to be expressed in a quantifiable numbers। while evaluating dash jobs, ऑप्शन क्या होगा? क्लेरिकल, टेक्निकल, नन ऑफ दिस एंड मैनेजरियल, ये चार है। तो इनमें से जब हम कौन से जॉब्स को इवेल्युएट करते हैं वेयर नेचर ऑफ वर्क इज डिफिकल्ट टू बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिफाइबल नंबर्स, तो क्लेरिकल जॉब में आप बता सकते हैं हाँ आपने इतना काम किया। टेक्निकल में भी कुछ क्वांटिटी में आप बता सकते हैं कि इतनी प्रोडक्शन हुई, ये हुई, इतना कुछ किया। बट मैनेजरियल जॉब्स ऐसे हैं जिसको आप जब इवेल्युएट करते हैं तो आपको डिफिकल्ट लगेगा कि उसको क्वांटिफाइबल मैनर में कैसे एक्सप्रेस किया जाए। तो राइट आंसर इज मैनेजरियल। ठीक है, तो क्योंकि मैनेजरियल जो है वो एक टाइप का सुपरवाइजरी वाला काम है, जिसमें आपको सुपरविजन करना है, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको गाइड करना है। ठीक है, एज अ लीडर। तो मैनेजरियल टास्क किस तरह का है कि आप उसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज, what is the major issue faced while doing personal planning? while doing personal planning मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है, तो मेजर इशू क्या फेस किया करते हैं ऑर्गेनाइजेशन? टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच शुड बी यूज्ड इन मेकिंग फोरकास्ट, टाइप्स ऑफ पीपल टू बी हायर्ड, मल्टीपल पोजीशंस टू बी फील्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल सही है, जब पर्सनल प्लानिंग की जाती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है, तो सारा कुछ उसमें है जो इश्यूज उसको डील किया जाता है कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्ट करने के लिए। मतलब क्या क्या उसके क्वालिटीज़ बताने की हमें कैसा पर्सनल चाहिए। ठीक है, किस टाइप के लोग को हायर करना है, कौन से पोजीशंस को फिल करने हैं। तो मल्टीपल पोजीशंस भी हो सकता है जिन्हें फिल करना है। तो ये सारे इश्यूज है जो ये फेस किया जाता है। तो आंसर विल बी डी। 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड? ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या होता है? जो जॉब पे स्पेसिफिकली जो जॉब पे ही हम सीखते हैं। ऐसे जैसे इंटर्नशिप में क्या होता है कि जो एक्चुअल में जॉब है उसी को हमें परफॉर्म करने दिया जाता है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये होता है। ऑफ द जॉब मतलब जो हमारे क्लासरूम में प्रोग्राम्स होते हैं, क्लासरूम में जो ट्रेनिंग्स होती है, दैट इज ऑफ द जॉब। तो ऐसे आपको समझना है। तो इनमें से कौन से ऑप्शन है जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड नहीं है? मैनेजमेंट गेम्स, अंडर स्टडी, जॉब रोटेशन एंड एक्शन लर्निंग। तो मैनेजमेंट गेम्स जो है वो भी क्या किया जाता है कि आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वहीं के वहीं आपको जॉब पे ही कुछ ऐसे मैनेजमेंट रिलेटेड गेम्स जिसमें आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, तो ये ऑन द जॉब आएगा। नेक्स्ट अंडर स्टडी, वो भी ऑन द जॉब ही होगा। जॉब रोटेशन भी ऑन द जॉब होगा। जो इसका आंसर होगा वो एक्शन लर्निंग होगा, जो ऑन द जॉब में नहीं आता है। तो राइट आंसर इज एक्शन लर्निंग। एक्शन लर्निंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक विच इन्वॉल्व्स टेकिंग एक्शन एंड रिफ्लेक्टिंग अपॉन द रिजल्ट। तो एक्शन लर्निंग ऐसे है कि उसमें डिसीजन लिया जाता है, उसमें एक्शन लिया जाता है और ये आपका रिफ्लेक्ट करता है कि रिजल्ट कौन सा कैसा आएगा।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following is not a method of individual training need identification? Which of the following is not पूछा है ना. इंडिविजुअल ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, इंडिविजुअल को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या आइडेंटिफाई करने के मेथड में नहीं आता है. कौन सा है? एटीट्यूड सर्वे, एग्जिट इंटरव्यू, इंटरव्यू एंड वर्क सैंपल. तो एटीट्यूड सर्वे कर रहे हैं, इससे भी पता चलेगा कि अच्छा इंडिविजुअल को ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं. एग्जिट इंटरव्यू भी क्या होता है, जब कैंडिडेट छोड़ के जाता है, रिज़ाइन करता है, तो उसका इंटरव्यू लिया जाता है, तो उसमें भी वो अपने कुछ शॉर्टकमिंग्स बताएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी कमी है, तो इस बेसिस पे भी ट्रेनिंग पे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है. इंटरव्यू लेके तो पता चल ही जाता है कि इंडिविजुअल को ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि नहीं. तो जो लास्ट ऑप्शन बचा वर्क सैंपल, जो हम लोग सैंपल सर्वे करते हैं, तो ये कोई मेथड नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम. ऑप्शंस क्या है? सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा सबॉर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाती है. ठीक है, तो आंसर इसका होगा 21 का बी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. डैश इज द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट सच एज पर्सन, प्लेस एटसेट्रा. रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या है? रिकॉर्ड्स, एट्रीब्यूट, ऑल ऑफ दिस एंटिटी. सो हियर एंटिटी, हम बोलते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन एक एंटिटी है, पर्सन एक एंटिटी है, तो एंटिटी इज द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट सच एज पर्सन, प्लेस एटसेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. What is the full form of ADA? A 4-point guide used by experienced advertisers. तो देखिए ये मार्केटिंग का क्वेश्चन है. ADA का फुल फॉर्म क्या है? तो ADA का फुल फॉर्म है अट्रैक्ट अटेंशन, डेवलप इंटरेस्ट, क्रिएट डिजायर एंड इंस्टिगेट एक्शन. ठीक है, तो मार्केटिंग का ये फंडा है, मार्केटिंग का ये क्वेश्चन है. अट्रैक्ट अटेंशन, डेवलप इंटरेस्ट, अटेंशन अट्रैक्ट करना, फिर इंटरेस्ट डेवलप करना, डिजायर क्रिएट करना एंड एक्शन इंस्टिगेट करना. सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 24. Which of the following option is not the factor that hinders with the human resource planning process? Type and quality of forecasting information, environmental uncertainties, unite the perspective of line and staff manager and time horizon. तो कौन से ऐसे फैक्टर्स इनमें से हैं जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट नहीं करते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, यूनाइट द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइन एंड स्टाफ मैनेजर. ये जो है लाइन एंड स्टाफ मैनेजर्स के पर्सपेक्टिव को अगर हम देखते हैं या फिर कंसिडर करते हैं, तो ये ऐसे फैक्टर्स नहीं जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को हिंडर करे, ऑब्जेक्ट करे. ठीक है, आंसर इज सी. नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी का देखा था, बिल्कुल उसी का अपोजिट एक क्वेश्चन है, और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए उस टाइम मैंने आपको नहीं बताया. तो ये क्वेश्चन देखिए, अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम. जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा सबॉर्डिनेट से सुपीरियर के पास जाती है, फ्रॉम लोअर टू टॉप, तो बॉटम टू टॉप, वैसे क्या है अथॉरिटी जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, मतलब सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट फ्लो करती है. तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर ए होगा. क्वेश्चन नंबर 26. Which of the following is not disciplinary action against employees? अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में ध्यान दे रहे होंगे, हर जगह मोस्टली देखा जाए तो नॉट वाले क्वेश्चन है, तो हमें ये नॉट पे ध्यान देना है, नहीं तो हमें नॉट पे ध्यान नहीं देते. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉय, तो क्वेश्चन बिल्कुल अपोजिट हो जाता है. तो नॉट पे ध्यान देना है, कौन सा डिसिप्लिनरी एक्शन में नहीं आता है. डिसिप्लिनरी डिमोशन, डिसमिसल, डिस्चार्ज, इंक्रीमेंट. तो अगर डिसिप्लिनरी एक्शन किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में दे रहे हैं तो उसके एक तरह से पनिशमेंट है. इंक्रीमेंट क्या है? तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन में कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि इंक्रीमेंट मतलब उसका पे इंक्रीज हो रहा है, तो इट कांट बी अ पनिशमेंट. तो इसका आंसर होगा डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. विच मोड ऑफ रिक्रूटमेंट इज थ्रू एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर एंड वांट एड्स. तो रिक्रूटमेंट का जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो प्रोसेस है, तो एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर, ये सब जो है ये डायरेक्ट में आता है. ठीक है, तो इसका आंसर होगा 27 का ए.
Dash refers to the process of identifying and attracting job seekers so as to build a pool of qualified job applicants. तो रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन ही है सीधा सीधा ये, रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग जॉब सीकर, जो भी जॉब जिसको भी चाहिए उनको आइडेंटिफाई करना और उनको अट्रैक्ट करना और हमारे जो एप्लीकेंट्स का है पूरा उसका पूल इकट्ठा करना और उस तरह से उनको सिलेक्शन के लिए बुलाना, तो इट इज रिक्रूटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सी, रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स अ गुड डिसिप्लिनरी सिस्टम? एन एम्प्लॉय मस्ट बी रिप्राइमेंडेड इन पब्लिक। रिप्राइमेंडेड मीन्स क्रिटिसाइज करना, तो पब्लिक में क्रिटिसाइज करना चाहिए एम्प्लॉय को? नहीं। एन एम्प्लॉय मस्ट नॉट बी रिप्राइमेंडेड एट ऑल, तो बिल्कुल उसे क्रिटिसाइज नहीं करना या डिसअप्रूव नहीं करना, ये भी कोई डिसिप्लिनरी सिस्टम नहीं हुआ। एन एम्प्लॉय मस्ट बी रिप्राइमेंडेड इन प्राइवेट, ठीक है, अगर उसको क्रिटिसाइज करना है, गुस्सा दिखाना है तो उसको प्राइवेट में, उसको अकेले में किया जाए, तो दिस इज अ गुड डिसिप्लिनरी सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।